इंडियन हिस्ट्री है ना। देखो शुरू करते हैं, इंडियन हिस्ट्री या भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास। इतिहास में चेंज क्या हुआ है? चेंज ये हुआ है कि आज तक देखो आरएएस का तो फिक्स पैटर्न है। फिल्म्स में 2 सवाल वो एंशियंट से पूछती है, 2 मिडाइवल से पूछती है, और मतलब कभी इससे ऊपर नीचे नहीं होती। यूपीएससी लगातार क्या कर रही थी, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम का एंशियंट मिडाइवल से सवाल कम आते हैं, प्राचीन और मध्यकालीन से। तो जो लोग ज्यादा जो ये जो सिलेक्टिव पढ़ रहे थे उन्होंने छोड़ दिया, एंशियंट मिडाइवल को छोड़ देते थे। इस बार यूपीएससी ने उनको छोड़ दिया, 11 सवाल पूछे, 11 में से 10 एंशियंट में से पूछे। ठीक है, तो आपको एंशियंट भी पढ़नी है, मिडाइवल भी पढ़नी है। हिस्ट्री बोरिंग कितने लोगों को लगता है? देखो हिस्ट्री बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन बोरिंग क्यों है कि इसको ठीक तरीके से किसी ने पढ़ाया नहीं। जब तक इसकी आउटलाइन तैयार नहीं होगी आप लोगों को, जब तक इसका ढांचा पता नहीं होगा, जब तक पूरी कहानी याद नहीं होगी, किस टाइम में क्या हुआ, कब कौन आया, तो इसको पहले इसकी 4 दिन अपन आउटलाइन पढ़ेंगे। वो आउटलाइन आपको याद होगी, फिर हिस्ट्री आपको सबसे, आपका फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री ही होगा। तो ये मैं प्रोमिस करता हूँ, मेंस में हाईएस्ट मार्क आपके आएंगे। अपन जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसको इंडियन हिस्ट्री से कनेक्ट करेंगे, और इंडियन हिस्ट्री को राजस्थान के इतिहास से कनेक्ट करेंगे। ठीक है ना, अगर आरएएस दे रहे हो। नहीं तो आंसर राइटिंग आपकी बहुत अच्छी होगी, जब तक कि आप इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे। इंग्लिश मीडियम के कितने लोग हैं? हिंदी मीडियम के बाकी है ना, तो बाइलिंगुअल चलते हैं ना। देखो शुरुआत कहाँ से होती है इतिहास की? शुरुआत होती है कि अपनी ये अर्थ थी या धरती थी, हमेशा ऐसी नहीं थी। ठीक है, पहले ये गैसों का गोला थी, फिर धीरे धीरे जो भूपर्पटी जिसको बोलते हैं, अर्थ की क्रस्ट बनी। क्रस्ट बनने के बाद यहाँ कोर्ट में बता रहा हूँ, क्लाइमेट लगातार चेंज हो रही थी। 4 बार तो ग्लेशिएशन हुआ, 4 बार बर्फ जमी और 4 बार बर्फ पिघली। इस हिसाब से जो शुरू वाला व्यक्ति था उसकी बार बार लोकेशन और उसके टूल चेंज हो रहे थे। तो इतिहास की शुरुआत कहां से होगी? स्टोन एज से होगी। स्टोन एज को क्या कहेंगे हिंदी में? पाषाण युग। पाषाण युग क्यों? क्यों कहते हैं पाषाण युग? पाषाण युग इसलिए कहते हैं कि उसके जो टूल और जो वेपन थे वो स्टोन के बने हुए थे। ठीक है, तो उसका आज जब हम एक्सकेवेशन करते हैं, ढूंढते हैं, तो अपने को क्या मिलता है? सिर्फ स्टोन टूल ही मिलते हैं। जैसे रॉबर्ट ब्रूस फुट पहला व्यक्ति था जिसको उसके स्टोन टूल मिले, तो उसको ये समझा। ये बहुत लंबा टाइम स्पेन है, क्योंकि जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन धीरे धीरे हुआ है ना, धीरे धीरे हुआ है ह्यूमन का इवोल्यूशन, या सीधे ऐसे थे? सबसे पहले आए ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहाँ रह रहे थे? साउथ अफ्रीका में, है ना। ऑस्ट्रेलोपिथेकस आए, फिर होमो एबिलस आए, फिर होमो इरेक्टस आए, और फिर आए होमो सेपियंस। तो धीरे धीरे हमारा विकास हुआ है। तो हमने इस एज को बांट लिया है ना। बांटा कैसे इस एज को? मैं आपको नई वाली एनसीईआरटी की टाइमलाइन लिखाऊंगा। हर एक बुक में इनकी टाइमलाइन अलग अलग है। मैं कौन सी लिखाऊंगा आपको? एनसीईआरटी वाली टाइमलाइन लिखाऊंगा। सबसे पहले आएगी पैलियोलिथिक एज, या पूरा पाषाण काल। पैलियोलिथिक के बाद मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल, और फिर नियोलिथिक एज, नव पाषाण काल।
है तो पूरा का पूरा स्टोन एज। अब देखो इनकी टाइम लाइन क्या है। इनकी टाइम लाइन ये है कि यहाँ पैलियोलिथिक एज शुरू हो गई थी धरती पे, है ना। आज से लगभग 5 लाख साल पहले मनुष्य आ गया था, ठीक है। 5 लाख साल पहले, तो 5 लाख से लेके और 12,000 तक, 12,000 भी बीसी, या हिंदी में क्या लिखोगे इसको, ईस्वी पूर्व या ईसा पूर्व, बता दूंगा क्या होता था। बहुत लंबा टाइम स्पेन है ना, 4,88,000 का है, क्योंकि इसमें जो ह्यूमन था, शुरू वाला ह्यूमन था, उसके दिमाग का साइज छोटा था ना, तो वो सोसाइटी में रहना जानता था, वो सिर्फ जो कुछ पढ़ा मिल गया वो खा लिया, कभी गलत खाया तो मर भी गया, ठीक है। कोई परिवार जैसी संस्था नहीं थी, कोई विवाह जैसी संस्था नहीं थी, वो आराम से इजी घूम रहा था, ठीक है। अब इसके बाद में क्लाइमेट चेंज होगी। मीजोलिथिक एज में आते आते क्या होगा कि बर्फ पिघलनी शुरू होगी, ठीक है। बर्फ पिघलेगी तो लोग गुफाएं छोड़ के, पहले तो जैसे भीमबेटका वाली केव्स है अपने भोपाल मध्य प्रदेश में, केव्स में रहता था। जब मौसम गर्म होगा तो वो किधर जाएगा, वो मौसम गर्म होगा तो वो मैदानी भागों और नदियों के किनारे आएगा। नदियों के किनारे आएगा या प्लेन्स में आएगा, तो उसको किस तरह के जानवर मिलेंगे, उसका फूड क्या था, ब्रेकफास्ट लंच डिनर थोड़ी कर रहा था, जो मिल जाता था पकड़ा मारा खा लिया, ठीक है। तो मैदानी भाग में घास वाले जीवों का साइज छोटा हो जाएगा, तो इसके टूल्स का साइज भी छोटा हो जाएगा। तो ये एक तरह का बीच का संक्रमण काल या ट्रांजिशनल फेज है। किस किस के बीच की ट्रांजिशनल फेज है, पैलियोलिथिक से नियोलिथिक के बीच की, और छोटा सा टाइम स्पेन है। इसका टाइम है 12,000 टू 10,000 बीसी, ठीक है। और नियोलिथिक का हो जाएगा 10,000 बीसी टू टिल टुडे, आज तक। और यहाँ एमो 10,000 साल पहले जो आज है हम, यहाँ होमोसेपियंस आ गया था, ठीक है। यहाँ होमोसेपियंस आ गया था। बाद में आगे इसका भी 3 भागों में डिवाइडेशन कर लेते हैं, पर मोटा मोटी ये समझना। मुझे ये बताओ कि जो शुरुआत वाला व्यक्ति था, जो एकदम दिखने में ऐप या बंदर जैसा था, उसमें कितनी समझ रही होगी, वो 2 ही काम जानता होगा, एक तो हंटिंग और दूसरा फूड गैदरिंग। फूड प्रोड्यूसर नहीं था, तो एक तो वो शिकार करना जानता था, दूसरा खाद्य संग्रह। तो लिखो हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, शिकार एवं खाद्य संग्रह। जो पड़ा मिलता था वो खा लेता था, उसको ये नहीं पता था कि बीज को जमीन में बोऊंगा तो कुछ हो जाएगा, इतनी समझ उसमें थी नहीं, ठीक है। अब जो अगला आएगा, ये थोड़ी सी प्रोग्रेस करे। देखो ये कितना लंबा टाइम स्पेन है ना, ये 4,88,000 का टाइम स्पेन है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, लगातार ऐसे ही चलता रहा। अब हमें कैसे पता चलता है, अब ऐसे पता चलता है इनके टूल्स मिलते हैं, या भीमबेटका जैसी केव्स है उनमें इनके बनाए हुए चित्र हैं, तो उनसे पता लगता है। अब इस वाले टाइम में जब वो मैदानी भागों में आ गया, नदियों के किनारे आ गया, तो वो एक नया काम क्या शुरू कर देगा, फिशिंग शुरू कर देगा, ठीक है। तो एक तो मछली पकड़ना सीख जाएगा, फिशिंग, मछली पकड़ना। और दूसरा नया काम क्या करेगा, इस एज के लास्ट तक आते आते उसको पशुपालन समझ आ जाएगा कि पशुओं को पालते। लेकिन मिजोलिथिक एज में वो पशु मांस खाने के लिए पाल रहा था, दूध के लिए या डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए नहीं। तो इस एज में पूछे, मिजोलिथिक एज में क्या शुरू हो गया था, पशुपालन, एनिमल डोमेस्टिकेशन वो सीख गया था, एनिमल डोमेस्टिकेशन। और यहां आते उसमें क्या चेंज आएगा, वो खेती करना सीख जाएगा, खेती करना सीख लेगा, और
ग्रामीण बस्तियों में रहेगा, रूरल एंड एग्रेरियन, ग्रामीण बस्तियों में रहेगा, रूरल और अग्रेरियन हो जाएगा। और यहां होमोसेपियन आ गया था। होमोसेपियंस यहां आ गया था। ठीक है, बोलो इतनी बात समझ आई क्या? नहीं आई तो पूछ लेना। अग्रेरियन आई थी बात समझ? देखो यूपीएससी के सिलेबस में तो डायरेक्ट स्टोन एज है, आरएएस के सिलेबस में है क्या? आरएएस का कौन कौन है? आरएएस के सिलेबस में डायरेक्ट नहीं है, राजस्थान वाले इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में है। लेकिन आप कोई भी किताब उठा के देख लेना, ये सारी मिक्स कर रखी है सारी साइड, तो एक सिंगल किताब ऐसी नहीं है जिसमें उसने बांट रखा हो। इवन आरपीएससी ने इस बार सवाल पूछा चालकोलिथिक एज का या ताम्रपाषाण का, उसने दोनों ऑप्शन गलत दे दिए, वो खुद कंफ्यूज रहती, क्योंकि ये वाला पार्ट थोड़ा सा टफ है, टफ पार्ट को स्किप कर देते हैं ना, प्रॉपर तरीके से करेंगे इसको। ठीक है, दोनों के उसमें। अब देखो इसके बाद में क्या हुआ, ये तो स्टोन एज हो गई अपनी, स्टोन एज कंप्लीट हो गई। इसके बाद में टाइम के हिसाब से पहले आएगी अपने यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता, है ना, सिंधु घाटी घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या है, ये तांबे और कांसे को मिलाकर है ना, तांबे और टीन को मिलाकर है ना, क्या बनाया इन्होंने, कांसा बनाया। तो ये कौन सी एज है, ब्रोंज एज है ये, है ना। तो कांस्य युगीन सभ्यता है, कांस्य युगीन, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। ब्रोंज कैसे बनाया इन्होंने, तांबा प्लस टीन मिलाकर, है ना, तांबा और टीन मिलाकर। इनकी टाइमलाइन क्या है, एनसीईआरटी की टाइमलाइन है 2350 से 1750 बीसी या ईसवी पूर्व। अच्छा ये बीसी और एडी क्या है भाई? बीसी क्या है? देखो बीसी तो है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर राम क्यों नहीं, बिफोर क्राइस्ट क्यों? दुनिया में वो कल्चर चलती है जो डोमिनेटिंग हो, डोमिनेटिंग कल्चर ही तो चलेगी। ठीक है, तो देखो हुआ क्या कि जो क्राइस्ट के व्रत को एक मानते हैं, और अभी 2024 वाला कैलेंडर का क्या नाम है, ग्रिगोरियन कैलेंडर है। अपना तो राष्ट्रीय शक संवत है, वो ना मुझे पता ना आप लोगों को पता क्या चल रहा है अभी शक संवत, क्योंकि डोमिनेटिंग कल्चर ये। तो बीसी ईसा मसीह के जन्म एक पर है, उससे पहले की जितनी भी घटनाएं होंगी, अब ऐसे थोड़ी है कि दुनिया में सारे काम कैलेंडर के साथ ही, उससे पहले भी तो कुछ हुआ होगा, तो वो उसको जो जितना साल पहले उसको पीछे की तरफ ले जाते हैं अपन। मान लो ईसा मसीह के जन्म से 1000 साल पहले कोई घटना हुई, तो उसको क्या लिखेंगे, 1000 बीसी, है ना, या 1000 ईस्वी पूर्व, या 500 साल, 200 साल, 130 साल पहले हुआ ईसा मसीह के जन्म से, तो उसको क्या लिखोगे, 130 बीसी लिखोगे या 130 ईस्वी पूर्व। अब 2024 में 130 जोड़ दो, वो टाइम निकल आएगा, समझ गए। लेकिन इससे कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन था, स्पेशली जो ज्यूस है, ज्यूस है ना, जो जो यहूदी है, ये तो सेकुलर तो नहीं हुआ, ये तो रिलीजियस कैलेंडर हो गया। तो जो सेकुलर लोग थे वो आजकल कैसे लिखते हैं, वो सी लिखते हैं, सी मतलब कॉमन एरा, और इसका मतलब वही सेम है, कॉमन एरा। और ये वाला कैलेंडर सेकुलर है, तो अपन सी का यूज करेंगे। ठीक है, सी का मतलब सेम वही है,
ईसा मसीह के जन्म के बाद हो गई घटना, वो कॉमन एरा की आएंगी। ठीक है, फिर एक एडी है, एडी का क्या मतलब हुआ? एडी का भी सेम यही मतलब हुआ, एडी का मतलब हुआ ईस्वी, वैसे तो लेटिन है एना डोमिनी, अन्ना डोमिनी का मतलब हुआ, ये लेटिन वर्ड है, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड्स बर्थ, कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, तो बात है कि एडी का मतलब हो जाएगा ईसा मसीह के बाद के घटना, जन्म वाले बाद वाली घटनाएं एडी में, तो और सी में और बीसी में उससे पहले की घटना, ये ठीक है। तो ये विकसित अब थी, इसमें सिंधु घाटी में है ना, इसकी साइट्स कहाँ कहाँ है? इसकी साइट्स है सिंधु घाटी सभ्यता की, जैसे देखो आप, तो सिंधु घाटी सभ्यता की साइट है, जैसे साइट कहाँ कहाँ है, मोस्टली तो है जो सिंधु रिवर है उसके आसपास है, जैसे मोनजोदड़ो हो गई, सनूदड़ो हो गई, जुदीर जोदड़ो हो गई, आज का जो पाकिस्तान है। बाकी सिंधु और उसकी सहायक सहायक नदी है, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, व्यास, वहां है बड़ी। तो जैसे दो बड़ी साइट है पाकिस्तान में, एक तो हड़प्पा है रावी नदी के किनारे, हड़प्पा से 500 किलोमीटर दूर मोनजोदड़ो है, मोनजोदड़ो पाकिस्तान वाले सिंध में, तो यहाँ तो अपने पंजाब से तो पाकिस्तान वाले पंजाब की बॉर्डर लगती है, पंजाब को डिवाइड किया था, रेड क्लिफ लाइन खींची तब। और अपने जैसलमेर बाड़मेर जो है वेस्टर्न राजस्थान से बॉर्डर किसकी लगती है? पाकिस्तान के सिंध की लगती है। मोनजोदड़ो सिंध में, यहाँ जैसे गुजरात में बड़ी साइट है, लोथल हो गई, धोलावीरा हो गई, फिर हरियाणा में राखी गढ़ी हो गई, बनावली हो गई, राजस्थान में कालीबंगा हो गई, और सबसे ईस्ट में आलमगीरपुर जो यूपी में। ठीक है, ये अपन पढ़ेंगे, पर इस संस्कृति के 3 कीवर्ड याद रखने हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। कीवर्ड क्या क्या है? फर्स्ट तो हो गई ये कांस्य युगीन सभ्यता है, क्योंकि कांस्य को काम में लेते थे, तो एक तो ब्रोंज एज है ये। दूसरा, दूसरी ये ट्रेड बेस्ड है, खेती नहीं करते थे ये लोग, इनकी खेती बस इतनी, मतलब खेती आधारित नहीं थे, खेती तो खाने के लिए करेंगे। तो दूसरी क्या थी? व्यापार प्रधान सभ्यता, लिखोगे कांस्य युगीन व्यापार प्रधान, यानी कि ट्रेड बेस्ड। और तीसरी, शांति प्रिय लोग थे, कोई किसी तरह के हथियार नहीं मिलते। और यही आईएएस प्री 2021 में एक क्वेश्चन आया था इंडस वैली को लेके, कि उनके वहां मंदिर थे कि कांसा कहाँ, टीन कहाँ से लेके आते थे कांसा बनाने के लिए। ये 3 कीवर्ड याद कर लेना, मेंस की आंसर राइटिंग इन्हीं से कंप्लीट हो जाएगी, है ना, प्रीलिम्स का भी हो जाएगा। थर्ड वन, पीस लविंग, दे वर पीस लविंग पीपल, है ना, पीस लविंग, पीस लविंग। दे नेवर असोल्ट और इन्वेड टू एनीवन, है ना, पीस लविंग पीपल। ठीक है, देखो इसी के साथ है ना, कुछ ऐसे लोग होंगे, व्यक्ति ने पहली मेटल या धातु कौन सी बनाई? आदमी ने सबसे पहले कौन सी धातु बनाई होगी? तांबा। क्यों? क्योंकि तांबे की स्मेल्टिंग बहुत आसान है ना। तांबा एक तो ऊपर मिलता है, जो कॉपर ओर है वो ऊपर रहता है हमेशा, एक उसको स्मेल्ट करना या गलाना बहुत आसान है तांबे को। तो कुछ एक ऐसी कल्चर आई जो तांबे को यूज कर रही थी, प्लस पत्थर के औजार हथियार तो यूज कर ही रहे थे। ठीक है, तो उनको क्या कह देते हैं? ताम्र पाषाणी किया चालकोलिथिक, है ना। तो चालकोलिथिक कल्चर आई, या इनको कहेंगे ताम्र पाषाणिक सभ्यता। देखो इनकी टाइमलाइन कब है? क्योंकि ये कॉपर कॉपर के साथ स्टोन को भी यूज कर रहे थे,
ये याद करें, तांबा के साथ साथ में, तांबे के साथ साथ पत्थर के औजार हथियार भी यूज कर रहे थे। दो तरह की चीजें होंगी ना, एक तो औजार होंगे, इक्विपमेंट्स होंगे या टूल्स होंगे, और दूसरे वेपन या हथियार होंगे। इनका टाइम कब का है? इनका टाइम है लगभग 2800 बीसी से लेकर 2800 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक। और इसमें कौन कौन से कल्चर आ जाते हैं? ये रूरल लोग थे, है ना, ये कौन लोग थे? ग्रामीण संस्कृति थी। इट वाज ए रूरल कल्चर। जैसे राजस्थान की है ना, जो गणेश्वर हो गई, आहड़ हो गई, गिलूंड हो गई, और मालवा कल्चर हो गई, कैथा, एरन। फिर महाराष्ट्र में जाओगे तो जोरवे, नेवासा, डेमाबाद, ये वो वाली कल्चर है। ये चालकोलिथिक या ताम्रपाषाणिक कल्चर। तो तीन देख ली। एक तो अपन ने पढ़ ली कंप्लीट स्टोन एज या पाषाण युग पढ़ लिया। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन देख ली, जो ब्रोंज एज की थी। और तीसरे ये जो पत्थर के साथ किसको यूज करते थे? कॉपर या तांबे को यूज करते थे। ये ताम्रपाषाणिक हो गए। आज सिर्फ आपको मैं आउटलाइन बता रहा हूं, है ना। ये पहले याद हो जाएगी, लिखते जाना। ये याद हो गई तो फिर आपको जोर नहीं आएगा। ठीक है। इसके बाद क्या आया? मानव का स्वभाव है विकास करना, लगातार सभ्यता, लगातार ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है ना। वैदिक एज आ जाएगी, वैदिक युग आ जाएगा। ठीक है। अगली सभ्यता कौन सी आएगी? वैदिक युग। अब वैदिक युग या वैदिक एज से क्या समझते हो? क्या मतलब हुआ वैदिक एज का? हम्म वो सभ्यता जिसका वर्णन वेदों में, जिसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? वेदांत से मिलती है। जब वेद 4 है, अब इसका टाइम हो गया 1500 बीसी टू 600 बीसी। 1500 से 600 ईस्वी पूर्व हो गया ना। अब इसमें भी एक ऋग्वेदिक एज है। ऋग्वेदिक एज कौन सी है? और एक हो जाएगी पोस्ट वैदिक एज। पोस्ट वैदिक एज, उत्तर वैदिक काल। क्या हो सकता है? तो 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो जिस कल्चर के बारे में या जिस एज के बारे में अपने को ऋग्वेद पढ़ के पता चलता है, वो कौन से हो जाएगी? ऋग्वेदिक हो जाएगी। ये तो ऋग्वेद से। इसका टाइम कब से कब है? इसका टाइम है 1500 से 1000 बीसी। ठीक है। इस टाइम तक ये कल्चर एकदम एक जैसी रही थी। और पोस्ट वैदिक में क्या क्या आ जाएगा? हम्म पोस्ट वैदिक में शेष तीनों वेद आ जाएंगे। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यही है या कुछ और भी? हम्म और क्या है? वेदों के बाद में लिखना बंद कर दिया था क्या? क्या लिखा वेदों के बाद में? कौन से स्क्रिप्ट से? हम्म बुद्धिज्म तो इससे बिल्कुल अलग स्ट्रीम है, बताऊंगा है। वेद के बाद में लिखे ब्राह्मण स्क्रिप्ट है ना, ब्राह्मण ग्रंथ। प्लस ब्राह्मण के बाद में आए आरण्यक स्क्रिप्ट। और आरण्यक के बाद में उपनिषद। पढ़ेंगे डिटेल से, है ना।
इसका टाइम कब से कब हो गया? फिर इसका टाइम हो गया 1000 टू 600 BC। अब ये भी एक तरीके से देखो तो लंबा टाइम स्पेन है ना, इतने टाइम में तो चेंज आ ही जाता है कोई ना कोई कल्चर में, नहीं आ जाता है क्या? ये वाली कल्चर कैसी थी? ये एकदम रूरल एंड ट्राइब्स थे, ट्राइबल थे, ट्राइब्स, ट्राइबल कल्चर थी। ये कैसी कल्चर थी? जनजातीय संस्कृति। जनजातीय का मतलब क्या होता है? आपस में लड़ते रहते थे, छोटे छोटे ट्राइब्स थी, है ना, छोटे छोटे ट्राइब्स थे। नाम आते हैं ना, दास राज युद्ध पढ़ा है ऋग्वेद में, बार बार युद्ध युद्ध का वर्णन है ऋग्वेद में। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी ट्राइब्स थी और ट्राइबल लोग आपस में लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं? बहुत लड़ते हैं ट्राइब्स, है ना, ठीक है, और लड़ाका लोग होते हैं। फिर यहाँ आते आते इनमें क्या चेंज हो गया? इनमें ये चेंज हो गया कि ये ग्रामीण कल्चर बन गई, गांव में बस्तियां बनाकर रहने लगे, ठीक है। तो ये स्थायी रूप से गांव में बसने लग गए, परमानेंट सेटलमेंट्स मिलते हैं इनके, है ना, स्थायी रूप से ग्रामीण बस्तियां बन गई, ठीक है। पोस्ट वैदिक, बिल्कुल पोस्ट वैदिक के लिए चाहिए। आप सिर्फ की वर्ड्स याद रखना। एंशियंट में 4 दिन में आपको पूरी बता दूंगा, एक बार फिर से शुरू करूंगा, एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा, याद हो जाएगी, चिंता मत करो। देखो, अब ये जो ट्राइब्स थी या जनजातियां थी, इनको क्या कहते थे? जन कहते हैं ना। जन का मतलब ये नोमेडिक या घुमक्कड़ लोग थे। घुमक्कड़ थे, क्यों थे घुमक्कड़? क्योंकि ये गाय चराते थे, सिर्फ पशु चारक थे। बार बार गाय की चर्चा आ रही। हिंदी का कौन है तुम में से? कोई हिंदी लिटरेचर का भी है क्या? गवेषणा का क्या मतलब होता है? गवेषणा, किसी चीज को टू टू सर्च समथिंग, है ना, कोई चीज को, तो मतलब सब कुछ गाय पे है, तो गाय पे ऋग्वेद में बहुत कुछ लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उनके लिए गाय बहुत इंपॉर्टेंट थी, और प्रॉपर्टी या संपत्ति का रूप भी क्या होगी? गाय ही होगी। तो ये एक तो जन कहते थे ये अलग अलग ट्राइब्स को, प्लस ये पेस्टोरल लोग थे, पशु चारक थे। देखो, पेस्टोरल होना, एनिमल डोमेस्टिकेशन करना, और एनिमल हस्बेंड्री, तीनों अलग अलग चीज है ना। पशु चारक मतलब सिर्फ पशुओं को चरा रहे थे, ठीक है। और ये कैसे लोग थे? ये ये जन यहाँ आते आते, पोस्ट वैदिक एज में आते आते किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा? जन जनपद में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में आज भी जिले को जनपद कहते हैं ना। जनपद मतलब जन मानी लोग, पद वहां जिनके जहां पैर पड़े। तो जो लोग स्थायी होके ये बसने लग गए, यहाँ तो ये नोमेडिक लोग थे या घुमक्कड़ थे, यहाँ आते आते ये पोस्ट वैदिक आते आते स्थायी बसने लग गए। तो जन से क्या बन गया? जन। और ये रूरल लोग थे, इनकी तरह ट्राइब्स में नहीं रह रहे थे। तो इधर देखो सारे मेरे, हिस्ट्री है ना, कब किसका कब जन्म हुआ, कब किसकी मृत्यु हुई, किसने क्या महल बनवाया, वो हिस्ट्री नहीं। हिस्ट्री है निरंतरता में परिवर्तन का अध्ययन, ना। हिस्ट्री क्या है? चेंज इन दी कंटिन्यूटी। वो जो कंटिन्यूटी में चेंज हो रहा है वो आपको पकड़ना है सिविल सर्विस के लिए। कांस्टेबल पटवारी की तैयारी कर रहे हो, रीट की तैयारी कर रहे हो, तो फिर वो एक एक डेट और वैसे रटते रहना, किसकी मौसी का क्या नाम था, नानी का क्या था, बुआ का क्या नाम था, उस तरीके से। और अगर आप मेंस के लिए पढ़ रहे हो, सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ रहे हो, आपको जो कंटिन्यूटी में जो चेंज हो रहा है ना, उस चेंज वाली प्रोसेस को पकड़ना है। आपको हिस्ट्री रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मेंस की आंसर राइटिंग बहुत शानदार होगी, ये मैं करवा दूं, फिर लेके आऊंगा प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन, आप सारे सोल्व करोगे, ठीक है। देखो, अब ये जनपद कब बन गए थे? जनपद कब तक बन गए थे? 1000 to 600 BC में ही बने ना।
1000 से 600 के बीच ही तो बने, 1500 से लेके 1000 तक तो ये थे, ठीक है। अब क्या होगा, अब आएगी 600 ईस्वी पूर्व, और ये जो टाइम है या 600 BC, ये एक तरीके से अपने है ना डिवाइडिंग टाइम है। डिवाइडिंग टाइम क्यों है कि कुछ ही बहुत रिवोल्यूशनरी होगा एंशियंट इंडिया में। इस समय क्या होगा, इस समय रिवोल्यूशनरी, व्यक्ति तांबे को छोड़ के, कांसे को छोड़ के, पत्थर को छोड़ के, और वो क्या सीख जाएगा, आयरन स्मेल्टिंग सीख जाएगा, लोहे का आविष्कार कर लेगा वो। और जैसे ही लोहे का आविष्कार होगा तो बहुत सारे नए नए काम होंगे। तो वो यहाँ क्या करेगा, यूज ऑफ आयरन, है ना, लोहे का प्रयोग, यूज ऑफ आयरन। अब जैसे ही उसने आयरन या लोहे का प्रयोग करना शुरू कर लिया, वो दो काम करेगा। एक तो वो इससे टूल या इक्विपमेंट बनाएगा। कौन से टूल या इक्विपमेंट बनाएगा, जिनसे खेती होती हो। और दूसरा वो काम क्या करेगा, वेपन बनाएगा। दो ही काम करेगा। पहला क्या काम करेगा इससे, टूल या इक्विपमेंट फॉर एग्रीकल्चर, कृषि के औजार। और दूसरा काम क्या करेगा, दूसरा काम वो करेगा वेपन्स बनाएगा। वेपन्स यानी कि हथियार। अब देखो, ये बात कर रहे हैं अपन 600 BC की। जैसे ही लो आएगा, क्रांतिकारी चेंज हो गए। देखो हिस्ट्री की ये जाहिर सी बात है। इधर देखो मेरी तरफ, इंडिया का मोस्ट पॉपुलेशन के लिहाज से डेंस एरिया कौन सा है, सबसे ज्यादा जनसंख्या इस देश में कहाँ रहती है, सब जगह एक जैसी रहती है क्या? हम्म, कहाँ है ज्यादा पॉपुलेशन इस समय देश में? यूपी, बंगाल, बिहार में। तो ये गंगेटिक प्लेन वाला एरिया है, गंगा का दोआब है। लोग हमेशा उपजाऊ प्रदेश में जाएंगे। जैसलमेर का सबसे कम है ना पॉपुलेशन, क्या करेगा वहां कोई जाके बेचारा। तो ये आपको पॉपुलेशन के हिसाब से डेंस एरिया हमेशा वही मिलेगा जो आज से 2000 साल पहले फर्टाइल था। अब वो फर्टाइल नहीं रहा तो लोग उसको छोड़ के चले जाएंगे। या जहां आज के समय के हिसाब से देखो तो जहां इंडस्ट्री है, जिसका प्रॉपर तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, कृषि के औजार बनाएंगे। तो इससे क्या होगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा ना, कृषि उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी। मानते हो क्या? हम्म, क्योंकि इस समय आते आते जो उत्तर वैदिक ग्रंथ है, जैसे शतपथ ब्राह्मण है, वो ये कहता है कि 8 बैल से खींचने वाला हल है, 12 बैल से खींचने वाला हल है, 24 बैल से खींचने वाला हल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि खेती या एग्रीकल्चर वो बहुत बड़े पैमाने पर कर रहे थे ना, ठीक है। तो जब कृषि उत्पादन में बड़े बढ़ोतरी होगी, तो एक तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, एक तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, दूसरा काम क्या होगा, उनके पास सरप्लस प्रोडक्शन हो जाएगा। मतलब सरप्लस प्रोडक्शन को ऐसे समझो कि जितने की जरूरत है उनको अनाज या ग्रेन्स की, उनके अलावा कुछ उनके पास सेविंग में रह जाएगा। और उस सेविंग वाले का वो किस में काम करेंगे, फिर वो उनको आर्ट एंड क्राफ्ट वाली एक्टिविटीज है उनमें लगाएंगे। तो प्लस क्या होगा, अधिशेष उत्पादन या सरप्लस प्रोडक्शन। इस बात को तुम ऐसे समझो, कहाँ बैठे हो अभी तुम, गंगानगर में बैठे हो। गंगानगर के मार्केट को देखो एक तो, और एक करौली के मार्केट को देखो, कोई फर्क है क्या? हम्म, है क्या फर्क? या तुम्हारा जितना अच्छा मार्केट है पूरे राजस्थान में, मार्केट चूरू का मार्केट भी वैसा ही है क्या? नहीं है वैसा। क्यों है? क्योंकि तुम्हारे यहाँ एग्रीकल्चर अच्छी है, और वो जो एग्रीकल्चर अच्छी होगी, खेती होगी, तो लोगों की परचेजिंग पावर होगी। परचेजिंग पावर होगी तो ही तो मार्केट्स अच्छे होंगे ना। या जैसे पंजाब के शहर हैं जिस जिस लेवल के, वैसा बुंदेलखंड में शहर हो सकता है क्या? या मराठवाड़ा में या छत्तीसगढ़ झारखंड में वैसा हो जाएगा? तो इसी वजह से यहाँ से क्या होगा, जब
एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, सरप्लस प्रोडक्शन होगा, तो ये किस चीज की ओर लेके जाएगा? शहरीकरण या अर्बनाइजेशन, है ना। अर्बनाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और इधर क्या होगा? जब आदमी के हाथ में हथियार हो तो फिर क्या करेगा वो दूसरे राज्यों को जीतने की कोशिश करेगा, आपस में युद्ध शुरू हो जाएंगे, या उसकी जो इंपीरियलिस्टिक जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाएगी, है ना। तो यहां से किस चीज की शुरुआत होगी? साम्राज्यवाद की, है ना, कि दूसरे राज्यों को जीत के मैं अपने में मिला लूं। तो 600 बीसी में ये सारे काम होंगे। तो 600 बीसी का जो जनपद था ना 600 बीसी में, जनपद ही तो थे छोटे छोटे। और लोहे के आने के बाद इन सारे कारणों की वजह से जनपद किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे? महाजनपद में। जनपद बड़े बड़े बन जाएंगे, 16 महाजनपद बन जाएंगे। और उन 16 महाजनपदों के नाम क्या क्या है? अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जीमल, चेदी वत्स, कुरु पांचाल, मत्स्य और सूरसेन। मैप बना के बताऊंगा कौन सा कहां तक है। आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है ना। ये पूरी आउटलाइन याद करना, आपको हिस्ट्री में कहीं दिक्कत नहीं होगी।